बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। ये ज़रा थोड़ी सी लंबी जो है वो स्टेज है माइटोसिस की निस्बत। इसमें फ़र्क क्या है, कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जो चीज़ें समझाएंगे आप उसको ज़रा तवज्जो देखें। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि माइटोसिस जो है उसमें एक अच्छा चलें पहले ये दो टर्म्स जो हमने पहले बताई, पहले उसके बारे में दोबारा मैं बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दो टर्म्स मैंने बताई थी, हैप्लाइड और डिप्लाइड। डिप्लाइड डाइप्लाइड मीन डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। हम जर्नल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, n फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 फॉर डबल। जबकि हैप्लाइड जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 1n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बार बार इस्तेमाल होंगी, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है। अगर इसको समझने के लिए, अगर इंसान के सेल जिस्म में 46 क्रोमोसोम थे, हम कहते थे ये किस शक्ल में है, ये 23-23 के पेयर्स की सूरत में है। इसको 23-23 के ये जो पेयर्स हैं यानी जोड़े हैं, इनको हम इकट्ठा करके कहते हैं कि टोटल क्रोमोसोम जो है वो हैं 46। जब माइटोसिस हुई तो हमने कहा था कि ये नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें 46 ही रहेंगे। तो ये माइटोसिस में होता था, मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में क्या होगा, इसके बारे में समझने के लिए आपको इसकी इवेंट्स को देखना पड़ेगा। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक है मियोसिस 1 और जो दूसरी है वो है मियोसिस 2। मियोसिस दो फर्दर स्टेजेस पर मुश्तमिल है। जब तक ये दोनों ना हो मियोसिस नहीं होती, ये बात ज़हन में रख लें। मियोसिस 1 उसी तरह आप तकसीम करें इसको, पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी, कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस जो थी वो उसी तरह है आपके पास। प्रोफेज 1, चूँकि ये मियोसिस 1 का हिस्सा है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये सारी स्टेजेस जो हैं ये जब हो रही होंगी तो ये होगा कि भाई एक सेल था और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो एक सेल होगा और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ हो चुकी होगी, यानी ये 2 न्यूक्लियाई बन चुके होंगे। ये हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो डिवीजन हो गई ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ तक आते आते एक सेल के अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। आप फ़र्क देखें कि वो डिप्लाइड था और ये दोनों हैप्लाइड हैं। इसके बाद आपको पता है इसमें एक स्टेज होती है जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, जिसमें ये साइटोप्लाज्म तकसीम होना है और इस तरह एक सेल से 2 सेल बन चुके होंगे, जिसमें सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल बन जाएंगे, डॉटर सेल्स। इसके बाद दरमियान में आपको पता है कि जब एक डिवीजन होती है तो जनरल प्लान ये है कि एक डिवीजन के बाद होनी है इंटरफेज। असूल तो ये था ना कि भाई एक डिवीजन होगी उसके बाद होगी इंटरफेज। लेकिन जो मियोसिस है उसमें इंटरफेज नहीं होती, बल्कि होती है एक और शॉर्ट फेज जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज में तो आपको पता है 3 मरले थे, G1, S, G2, याद है ना, आम तौर पे जो होती थी। लेकिन मियोसिस होने के इस मरले में, मियोसिस 1 होने के बाद इंटरकाइनेसिस होती है जिसके अंदर एस फेज नहीं होती। फर्क समझा है?
इस वजह से एस फेज ना होने की वजह से इसको इंटरफेज नहीं कहते बल्कि इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और एस फेज ना होने से, एस फेज में होता था डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ डुप्लीकेशन नहीं हो रही, यानी जो क्रोमोसोम हैं वही आगे चले जाएंगे फर्दर। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो कुछ माइटोसिस में हुआ था, यानी हर एक सेल ये वाले जब डिवाइड करेंगे तो एट द एंड उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट जितना ही रहेगा। यानी ये आ रहे थे ना पहले वो सेल जो मियोसिस 1 के नतीजे में बने थे, मियोसिस 2 में जब ये गए तो मियोसिस 2 सिमिलर है माइटोसिस के। माइटोसिस का मतलब है कि उतने ही सेल रहे जितने पेरेंट सेल में थे, तो क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में सेम नज़र आ रही है ना आपको। इस तरह अगर इस सारे को सम अप करें तो माइटोसिस मियोसिस के शुरू में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बने हैं ये वाले। यहां आके मियोसिस कंप्लीट हो गई, अब इसको हम मियोसिस कहेंगे। ये जो यहां तक मरला था वो मियोसिस 1 थी और ये मियोसिस 2 थी। मियोसिस 1 एक डिफरेंट जो है ना वो रखती है मामलात, जबकि माइटोसिस से बिल्कुल माइटोसिस ही है मियोसिस 2, इसको सेम उसमें वो स्टोरी रहेगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने थे, जबकि मियोसिस के एंड होने में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन गए जिनको कहते हैं गैमीट्स। ये डिपेंड करता है कि कहाँ बन रहे हैं। अगर मेल में बने तो मेल गैमीट, फीमेल में बने तो फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को कहेंगे स्पर्म्स, फीमेल गैमीट को कहेंगे एग्स। यहां तक बात समझ आ गई। अब हमने ये देखना है, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये होती कैसे है, ये कैसे हुआ। यानी क्लाइमेक्स तो ये है ना, ये तो समझ चुके थे पहले ही आप कि ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल और डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होता है। ये तो माइटोसिस तो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें समझ ली आपने। आज हम ये देखेंगे कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमीट्स कैसे बने। यानी एक सेल था जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और उससे जो सेल बना है, जो डॉटर सेल्स बने उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह गई। हाउ दिस हैपेंड, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जो समझने के मुतालिक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, उसमें प्रोफेज है 1। सबसे लंबी फेज अगर कोई है इस मियोसिस में वो प्रोफेज 1 है। और प्रोफेज माइटोसिस की जितनी फेजेस हैं उनमें भी ये सबसे लंबी है। यानी अगर आप कहें माइटोसिस और मियोसिस का, ये मैं कंपैरिजन भी साथ साथ कर रहा हूँ, तो कल को दूसरा जो टॉपिक आएगा कंपैरेटिव, जब आप माइटोसिस और मियोसिस को कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ आपने यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं। मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज जो है वो है प्रोफेज 1। इसमें क्या वाक़यात हो रहे हैं, क्या इवेंट्स होंगे, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं और आपको मेन चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। प्रोफेज 1 में क्या होता है जी, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास सेल था और अपने मेमोरी को रिफ़्रेश कर लें, वही सारा कुछ जो आपको नज़र आता था वो इसमें है, जो एक सेल में था। वो क्या था भला? आपने कहा जी सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और ये क्रोमैटिन की शक्ल में जो मुख्तलिफ लूज थ्रेड से धागे से पड़े हुए क्रोमैटिन, और फिर ये जो उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर एनवेलप चढ़ी होती है। अब होता ये है कि जब प्रोफेज शुरू हुई है, प्रोफेज से पहले जो इंटरकाइनेसिस तो नहीं हो रही होगी ना, वहाँ तो फिर इंटरफेज हुई होगी और वो सारे मरले जो होते हैं नॉर्मल वो सेल है, क्योंकि ये सेल तो आगाज़ में डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर डबल है इसके अंदर।
जब आपके पास प्रोफेज़ 1 होनी शुरू होती है, इसमें कुछ इवेंट्स हैं जो सिर्फ प्रोफेज़ में होते हैं। मसलन अगर आप एक इंसान का सेल लेते हैं जिसमें हमने कहा 46 क्रोमोसोम 23 के जोड़ों में है, 23 हैं, तो 23 जोड़े का मतलब तो यही होता है ना कि मसला अगर ये ब्लू मार्कर है तो ये इस रेड के साथ तो पेयर नहीं हो सकता, ये पेयर तो नहीं हुआ ना, ये तो डिफरेंट है। ब्लू का ब्लू के साथ पेयर बनेगा, रेड का रेड के साथ बनेगा, ब्लैक का ब्लैक के साथ बनेगा। इस तरह ये 23 पेयर्स हैं, 23 और 23 पेयर्स। उनमें से अगर आप एक शेप ये ले लें, फ़र्ज़ करें ये एक क्रोमोसोम था और इसका जो पेयर है वो ये क्रोमोसोम है, ठीक। अब आप इसको, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब ये डिवीज़न में जाना शुरू होते हैं तो ये क्वाइलिंग करनी शुरू कर देते हैं, अपने जो है ना वो उसको शार्टनिंग करना शुरू कर देते हैं। जब ये क्वाइलिंग होता है, शार्ट होता है, तो आपको पता है कि इसके अंदर ये सिचुएशन बन जाती है, ये वाली, यानी ये क्या है, क्रोमैटिड, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। इसी तरह इसमें भी होगा। अब चूंकि ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, सेम है, इसलिए इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुआ करेगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो आप इस्तेमाल करेंगे। अब जो क्रोमोसोम सेम होंगे, मसलन अगर ऐसा क्रोमोसोम होता यूं और इसका जोड़ा यहाँ भी होता, तो ये दोनों चूंकि सेम थे तो हम इनको, ये भी होमोलोगस होंगे। तो समझने की खातर हमने ये इस तरह की शेप बनाई है समझाने के लिए बोर्ड के ऊपर। आपको पता है कि भाई इस तरह तो मतलब ड्राइंग्स हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं बोर्ड पे, ताकि कंसेप्ट समझाया जा सके। हमारा मकसद ड्राइंग बनाना बायोलॉजी में नहीं। तो ये जो है, ये क्या हो रहा है, क्रोमैटिड्स ये जो है। अब इसमें एक और टर्म मैं बताने लगा हूँ, वो भी ज़रा देखें कि जो दो क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के होंगे, जैसे ये हैं, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिस्टर क्रोमैटिड। ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है एक दूसरे के लिए, अपने लिए, यानी यूं। जबकि अगर इसको और इसको लें तो ये नॉन सिस्टर है। यहां तक बात समझ आ गई। इस तरह ये जब क्रोमोसोम यूं अपने आप को अलाइन कर रहे होते हैं, मतलब अगर इंसान का सेल है तो वो सारे 23 के 23 क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने अपने जो होमोलोगस हैं वो अलाइन करेंगे, अपने आप को तरतीब में ले आएंगे, जोड़े पेयर अप होंगे, जोड़ा 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 बनेगा। इस तरह पेयर अप होने के अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। ये टर्म है, क्या कहते हैं इसको, साइनेप्सिस। पेयर अप होना, जोड़े बनाना, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के सामने लाइन अप हो जाना, पेयर हो गया, जोड़े बन गए। अब होता क्या है कि सम टाइम आफ्टर 8 ये क्रोमोसोम्स के ये जो जोड़े हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लाइन अप हो गए। अब वही जो काम अभी हमने पढ़ा है यूं हो गया, फर्ज करें ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इस तरह ये अमल क्या कहला रहा था, साइनेप्सिस। अब इसमें आप अगर गौर से देखें तो एक सेंट्रोमियर है और हर क्रोमोसोम के 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्रोमैटिड है, इसलिए इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टेट्रॉड, 4 क्रोमैटिड वाला। कितने क्रोमैटिड हैं, 4 क्रोमैटिड। चूंकि ये दो भी हैं, इसके लिए लफ्ज़ बाईवेलेंट भी इस्तेमाल होता है। एक ही बात है, बाईवेलेंट या टेट्राड, टेट्राड या बाईवेलेंट, ये एक ही बात है। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है कि हर एक में 4 क्रोमोसोम के क्रोमैटिड मौजूद हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है
कि कुछ टाइम के बाद ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो मैं डिलीट कर रहा हूँ इधर से, ये इसका टुकड़ा इसके साथ और इसका टुकड़ा इसके साथ ये ओवरलैप कर जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो कांटा सा बन गया, इस कांटे को कहते हैं क्याज़मेटा। ये जो क्रॉस हो रहा है इसको क्या कहते हैं जी? क्याज़मेटा। और इस तरह होता क्या है कि इधर का टुकड़ा इसका टूट के इसको लग गया और उसका टुकड़ा टूट के इस क्रोमोसोम को लग गया। इस तरह इस अमल को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रोमोसोम के टुकड़े। इस तरह वेरिएशंस पैदा होती है। ये क्या करती है? वेरिएशन। ये बहुत बड़ा सोर्स है, चूँकि इसने बनाने हैं ना गैमीट्स, और गैमीट्स ने बनाने हैं अगली नस्ल। तो जो आप देख रहे होते हैं कि एक ही माँ बाप की औलाद है, सारे मुख्तलिफ होते हैं, उनमें एक बड़ी वजह ये क्रॉसिंग ओवर है, जो एक ही इंसान के जिस्म के अंदर गैमीट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो गैमीट्स के मुख्तलिफ होने की बुनियादी वजह यह है कि क्रोमोसोम्स अपने टुकड़े एक्सचेंज कर लेते हैं अपने ही क्रोमेटिड्स में। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके साथ साथ ये सारा काम प्रोफेज में हो रहा है, 1 में ये सब कुछ, और फिर वही सारे काम भी हो रहे हैं प्रोफेज 1 में कि न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, सेंट्रियोल डिवाइड कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यानी वो जो आपने पढ़े थे प्रोफेज में काम हो रहे हैं वो यहाँ भी हो रहे हैं, ये इजाफी काम हो रहे हैं प्रोफेज में, ये वाले जो। इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि वो जो पहले 46 क्रोमोसोम अकेला अकेला जाके अलाइन हो रहा था यूं, अब वो अकेला नहीं बल्कि जोड़ों की सूरत में अलाइन हो रहा है। तो यानी टोटल जो क्रोमोसोम, अगर आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाए ना मेटाफेज में, तो यहाँ अगर मेटाफेज प्लेट बनेगी, स्पिंडल फाइबर यूं बनेंगे, तो ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ दो क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यानी टेट्राड जुड़े हुए होंगे यूं पूरे का पूरा। उसके जुड़ने की भी आपको पता है वो स्टोरी जो है, काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर। काइनेटोकोर थे वो हुक जो क्रोमोसोम में से निकलते थे, नॉन काइनेटोकोर वो हुक थे जो स्पिंडल फाइबर में से निकलते हैं, वो हुक अप हो जाते हैं। इस तरह जब क्रोमोसोम सारे यूं इस प्लेट पर टिक गए, यहाँ आ गए, तो हम कहते हैं ये इक्वेटर पर आ गए, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये कहाँ काम हो रहा था? ये दूसरी फेज थी मेटाफेज। पहली ये सारी फेज जो थी ये है प्रोफेज। मेटाफेज प्लेट बन गई, मेटाफेज हो गई, फिर थर्ड फेज आ गई जिसको कहते हैं एनाफेज 1। ये थी सारी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। एनाफेज 1 में उसी तरह स्पिंडल फाइबर शॉर्ट सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं, ये जो पूरे का पूरा क्रोमेटिड है ना, ये जो सारे का सारा, ये टूट के या उधर चला जाएगा या इधर, दरमियान से नहीं टूटेगा जैसे कि माइटोसिस में टूटे थे। ये भी एक डिफरेंस है। माइटोसिस में तो ये हुआ था ना कि क्रोमोसोम टूटे और आधे उसको मिल गए, आधे उसको मिल गए। 46 को पहले तकसीम किया, फिर 46 इधर चले गए सेगमेंट और 46 इधर चले गए, सेम हो गया। ऐसा इसमें नहीं होएगा। इसमें इस तरह होगा कि पूरे का पूरा टुकड़ा उधर चला जाएगा, पूरे का पूरा इधर आएगा, यानी 23 उधर चले जाएंगे, 23 इधर। हालांकि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे 46। तो ये इस तरह स्टोरी हुई। उसके बाद टीलोफेज जो है वो आपको पता है कि प्रोफेज का रिवर्स है। प्रोफेज का रिवर्स है। जो कुछ प्रोफेज में हो रहा है
वो आप उसको रिवर्स करेंगे तो वो टीलोफेज होगी। मसलन साइटोप्लाज्म जा रहा था प्रोफेज में, यहाँ आ रहा है, इस तरह ये वाली सिचुएशन बन जाएगी कि एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई वाला एक ही सेल बनेगा जिसके अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद अब आधी रह गई है, क्योंकि बजाय इसके कि क्रोमोसोम टूटते दरमियान से और आधे उधर जाते आधे इधर जाते, पूरे का पूरा ही क्रोमोसोम उधर चला गया, इसलिए क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया है हाफ। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब ये काम हो जाता है तो फिर साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म तकसीम हो रहा है, ये वाला अमल। तो इस तरह दो सेल बन गए हैप्लाइड। हैप्लाइड दो सेल बनने के बाद अब इंटरकाइनेसिस होगी, एक शॉर्ट फेज जिसके अंदर एस फेज नहीं है, यानी क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। अगर डबल हो जाता फिर तो वो ये वाली स्टोरी ना रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही सेल फिर दोबारा मियोसिस 2 में चले जाते हैं। मियोसिस 2 में उसी तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज और टीलोफेज 2, वो सेम स्टोरीज होंगी ये, यानी साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होगी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, और इस तरह एक सेल ये वाले सेल डिवाइड करके तो डॉटर सेल्स ये बनेंगे जो सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लाइड। ये ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये इस सेल से ये सारे बने हैं, यानी एक डिप्लाइड सेल से 4 हैप्लाइड सेल बने हैं। इस तरह ही ये होता है हर ऑर्गेनिज्म के जिस्म में। अब याद एक और फार्मूला रख लें, एक और बात, कि जब भी सेल हाफ हो जाएंगे आपने आंखें बंद करके कहना ये गैमीट्स हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर आधे हैं तो वो गैमीट्स हैं। वो बात की बात है कि वो मेल में बन रहे हैं या फीमेल में, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं है। यानी हैप्लाइड एग, हैप्लाइड स्पर्म ये मिलेंगे, एक डिप्लाइड जाइगोट बनेगा जो पहला सेल होता है किसी भी बच्चे का, चाहे वो इंसान में हो चाहे जानवरों में हो यानी पौधों में हो, किसी में भी हो। तो जाइगोट फिर उसमें माइटोसिस होने शुरू होंगी और फिर एक नया एडल्ट बनेगा और फिर वो सारा मामला वही होगा। इस तरह ये मुख्तसर सा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोकस प्रोफेज के इन इवेंट्स पे है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन पेपर में बड़ी पूछी जाती हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्याज़मेटा क्या होता है, साइनेप्सिस क्या होता है, एक्सक्यूज़ मी। और इस तरह ये यानी ये सारे मामलात आपके इसको प्रोफेज 1 को करके मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वो बाकी तकरीबन वैसी हैं जैसी माइटोसिस में पड़ी थी, सवाए एनाफेज में मियोसिस की एनाफेज हो तो क्रोमोसोम टूटते नहीं हैं, बल्कि पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाएगा, चाहे वो उस तरफ चला जाए चाहे वो इस तरफ चला जाए, इस तरह क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। तो ये आपने इसको कर लेना तैयार। उसके बाद फिर इंटरकाइनेसिस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें इंटरकाइनेसिस होती है, मियोसिस 2 होती है, यानी ये माइटोसिस और मियोसिस, मायोटिक फेज भी इसको कह सकते हैं आप, इसको मायोटिक भी कहते हैं, लेकिन आप मियोसिस 2 के जो है दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। वैसे बुक में अगर आप माइटोसिस पढ़ लें ना, यानी ये मियोसिस 2 पढ़ लें, वो समरी है माइटोसिस की। जिन बच्चों को माइटोसिस पीछे जो हमने पढ़ी थी बुक में मुश्किल हो लग रही हो, वो इस मियोसिस 2 को पढ़ लें तो वो इसकी समरी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये पार्ट है मियोसिस 1 का। अगर वो मियोसिस 1 नहीं होती, मियोसिस 2 नहीं हो सकती। मियोसिस 1 होगी तो फिर मियोसिस 2 होगी। माइटोसिस इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद माइटोसिस करेगी और वो होती रहेगी, वो मियोसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये इसके कोई मोटे मोटे से पॉइंट्स हैं जो अगर बाद में आप इसको देखें, आप बुक से पढ़ें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये इसका जो है ना वो आप हमें मतलब फीडबैक भी दें। बाकी ये एक वो कहते हैं जी, ये 1876 में ऑस्कर हर्टविग
इन्होंने डिस्कवर किया कि ये फिनोमिना हो रहा है, और फिर वो उन्होंने जो स्टडी की मुख्तलिफ स्टेजेस, ये बात ज़हन में रख लें, ये हमने पहले मैंने आपको बताया था, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, वाक़यात का एक तसलसल है। हमने अपनी सहूलत के लिए वाक़यात के तसलसल को यानी नाम दिया हुआ है कि ये फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ है। सारे सेल्स में सब कुछ एक ही वक्त में नहीं हो रहा होता, कभी किसी में कोई फ़ेज़ चल रही होती, कभी किसी में कोई फ़ेज़ चल रही होती है। तो इसीलिए ये आप इसको तसल्ली से स्टडी करें बुक से। अल्लाह हाफ़िज़।